विज्ञान के अन्वेषी दोस्तों का इस नए गहन अध्ययन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट और खास है। जी बिल्कुल। और आज हम अटल आवासीय विद्यालय के विज्ञान मॉडल पेपर के पूरे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ सही विकल्पों पर निशान लगाना नहीं है। हम हर सवाल के पीछे छिपे विज्ञान और उसके कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे। एकदम सही। एक शिक्षक के रूप में मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि विज्ञान केवल किताबों या रटने तक सीमित ना रहे। विज्ञान तो हमारे चारों तरफ है, हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। सही कहा आपने, ताकि परीक्षा में प्रश्न किसी भी रूप में आए, हमारे सुनने वाले विद्यार्थी पूरी तरह तैयार रहें। तो बिना किसी देरी के इस वैचारिक सफर की शुरुआत करते हैं। आज कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल पानी की तरह साफ करना है। तो चलिए भाग 1 परमाणु और उसकी संरचना यहाँ से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसके विकल्प हैं 1 जे थॉमसन, 2 गोल्डस्टीन, 3 चैडविक या 4 डाल्टन। अब जहां तक मैं सोच रही थी, थॉमसन का नाम तो इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है ना? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। इस सवाल का सही उत्तर है विकल्प 2, गोल्डस्टीन। यहीं पर अक्सर विद्यार्थी थॉमसन या रदरफोर्ड के नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, दरअसल सबसे पहले गोल्डस्टीन ने ही 1886 में कैनाल किरणों यानी कैनाल रेस से जुड़े प्रयोग किए थे। उन्होंने देखा कि कुछ किरणें धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश लेकर चल रही हैं। यानी इन्हीं पॉजिटिव कणों को आगे चलकर प्रोटॉन कहा गया। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि जैसे एक बैटरी के 2 सिरे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे ही परमाणु में भी आवेश होते हैं। पॉजिटिव हिस्से को सबसे पहले पहचानने का श्रेय गोल्डस्टीन को ही जाता है। ये ऐतिहासिक संदर्भ बहुत ही मददगार है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। सवाल नंबर 2। कैल्शियम, जिसका प्रतीक Ca40 लिखा है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? विकल्प है 1 20, 2 40, 3 18 या 4 22। इसका सही जवाब है विकल्प 1 20। देखिए, विज्ञान की परीक्षा में ऐसे सवाल बहुत आम हैं और इन्हें हल करने का एक पक्का नियम है। वो नियम द्रव्यमान संख्या से जुड़ा है क्या? हाँ जी। किसी भी तत्व के प्रतीक में जो ऊपर संख्या लिखी होती है, जैसे यहाँ 40 लिखा है, वो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। इसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल जोड़। और जो नीचे 20 लिखा है, वो परमाणु क्रमांक है? एकदम सही, जो सिर्फ प्रोटॉन की संख्या बताता है। तो अगर हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो हमें द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाना होगा। यानी 40 में से 20 घटाएं तो उत्तर 20 आता है। फॉर्मूला बहुत सीधा है। बिल्कुल सीधा है। चलिए तीसरे सवाल पर विचार करते हैं। परमाणु के किस कण पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है? विकल्प है 1 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन या 4 पॉजिट्रॉन। अगर हम शब्दों पर ध्यान दें तो क्या न्यूट्रल शब्द से कोई संकेत मिल रहा है? आपने बिल्कुल सही तर्क जोड़े हैं। सही उत्तर है विकल्प 3 न्यूट्रॉन। इस शब्द की उत्पत्ति ही न्यूट्रल से हुई है। जिसका अर्थ है निष्पक्ष या जिस पर कोई चार्ज ना हो। जी, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन शांत रहता है, उस पर शून्य आवेश होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जरूर। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी जब न्यूट्रल गियर में होती है तो इंजन का कोई बल पहियों तक नहीं जाता। न्यूट्रॉन का परमाणु के कुल चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शब्दों की बनावट से विज्ञान को समझना आसान हो जाता है। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल नंबर 4। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है? विकल्प है 1 200 गुना, 2 1837 गुना, 3 1000 गुना या 4 बराबर होता है। यहाँ सही जवाब है विकल्प 2 1837 गुना। ये तथ्य हमें परमाणु की संरचना की एक बहुत ही रोचक बात बताता है। वो क्या? परमाणु का लगभग सारा वजन उसके केंद्र में बैठे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन इतने हल्के होते हैं कि उनके वजन को विज्ञान में नगण्य यानी निग्लेजिबल मान लिया जाता है। अगर हम इसे एक तराजू पर तौलने की कल्पना करें तो कैसा दिखेगा? अगर तराजू के एक पल्ले पर एक अकेला प्रोटॉन रखें तो उसे बराबर करने के लिए दूसरे पल्ले पर 1837 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। एक भारी पत्थर और धूल के कण जैसी तुलना हो गई। सही कहा आपने। चलिए अब हम अपने अध्याय के अगले पड़ाव भाग 2 पदार्थ और उसकी अवस्थाएं पर आते हैं। सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्व पतन यानी सब्लिमेशन की प्रक्रिया दर्शाता है?
विकल्प है 1 बर्फ, 2 कपूर, 3 मोम या 4 रेत। आमतौर पर तो चीजें पिघलकर तरल बनती है, पर यहाँ कुछ अलग हो रहा है। जी हाँ, ये अवस्थाओं का एक रोचक अपवाद है। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 कपूर। सामान्य नियम यह है कि जब हम किसी ठोस चीज को गर्म करते हैं तो वो पहले पिघलकर द्रव यानी लिक्विड बनती है और फिर गैस। जैसे बर्फ पानी बनती है, फिर भाप। बिल्कुल। लेकिन ऊर्ध्वपतन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका सबसे आम उदाहरण हमारे घरों में ही है। पूजा का कपूर। हाँ, जब घरों में पूजा के समय कपूर जलाया जाता है तो वो पिघलकर पानी जैसा तरल नहीं बनता, बल्कि सीधे धुएं या वाष्प में बदलकर हवा में मिल जाता है। ये एक बेहतरीन रोजमर्रा का उदाहरण है। अगला प्रश्न पदार्थों के मूल रूप के बारे में है। सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व यानी एलिमेंट है? विकल्प है 1 पानी, 2 हवा, 3 ऑक्सीजन या 4 नमक। इसका सही जवाब है विकल्प 3 ऑक्सीजन। रसायन विज्ञान में तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जिसे किसी भी रासायनिक तरीके से और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। यानी वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। एकदम सही। अगर हम बाकी विकल्पों को देखें, पानी एक यौगिक यानी कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। नमक भी यौगिक है, सोडियम और क्लोरीन से बना। हवा तो गैसों का मिश्रण है, लेकिन ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन के परमाणुओं से बनी है, इसलिए ये एक तत्व है। तत्वों और यौगिकों का यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। किसी गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? विकल्प है 1 वाष्पीकरण, 2 संघनन, 3 जमना या 4 पिघलना। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 संघनन, जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्डेंसेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया वाष्पीकरण के बिल्कुल उलट होती है। यानी जब गैस ठंडी होकर पानी बन जाए। जी, जब गैस या वाष्प ठंडी होती है तो उसके कण पास आ जाते हैं और वो वापस द्रव बन जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर बाहर रखते हैं तो थोड़ी देर में बोतल के बाहर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। वो पानी बोतल के अंदर से निकलकर नहीं आता ना? नहीं, वो हवा में मौजूद जलवाष्प होती है जो ठंडी बोतल से टकराकर संघनित हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट तो दोस्तों ने जरूर अपने घरों में देखा होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? विकल्प है 1 चीनी और पानी, 2 नमक और पानी, 3 रेत और पानी या 4 हवा। यहाँ सही जवाब है विकल्प 3 रेत और पानी। देखिए, मिश्रण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी यानी होमोजीनियस ना? हाँ, समांगी मिश्रण में चीजें इस तरह घुल जाती हैं कि हम उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते, जैसे पानी में चीनी या नमक का घुलना। लेकिन विषमांगी मिश्रण में पदार्थ पूरी तरह से नहीं मिलते। जैसे अगर पानी में रेत मिलाई जाए तो रेत घुलती नहीं बल्कि बर्तन के नीचे बैठ जाती है। बिल्कुल, हम रेत और पानी की अलग अलग परतें साफ देख सकते हैं, इसीलिए ये विषमांगी है। सही कहा। अब समुद्र से जुड़ी एक प्रक्रिया की बात करते हैं। सवाल नंबर 9। समुद्री जल से नमक को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विकल्प है 1 निस्यंदन, 2 वाष्पीकरण, 3 चुंबकीय पृथक्करण या 4 ऊर्ध्वपतन। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 वाष्पीकरण। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में नमक घुला होता है। इसे अलग करने के लिए समुद्र के पानी को बड़े बड़े उथले गड्ढों में इकट्ठा किया जाता है, जिन्हें लगून कहते हैं। फिर धूप से पानी उड़ जाता होगा। हाँ, सूरज की गर्मी से पानी धीरे धीरे वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है और पीछे ठोस सफेद नमक बच जाता है। इसी प्राकृतिक प्रक्रिया से व्यापारिक स्तर पर नमक तैयार होता है। और इसी वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जुड़ा है हमारा 10वां सवाल। वाष्पीकरण की प्रक्रिया से आसपास के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प है 1 शीतलता, 2 गर्मी, 3 कोई बदलाव नहीं या 4 तापमान में उतार चढ़ाव। इसका सही जवाब है विकल्प 1 शीतलता या कूलिंग। विज्ञान का नियम है कि वाष्पीकरण हमेशा शीतलता उत्पन्न करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द्रव को गैस में बदलने के लिए ऊर्जा यानी गर्मी की आवश्यकता होती है। जब कोई द्रव वाष्प बनता है तो वो अपने आसपास के वातावरण या सतह से ये गर्मी सोख लेता है।
जैसे जब हमें पसीना आता है और वो सूखता है तो ठंडक लगती है। एकदम सही उदाहरण है। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। वाष्पीकरण और शीतलता का ये संबंध बहुत ही तार्किक है। अब हम रसायन विज्ञान के कुछ गहरे रहस्यों में उतरते हैं। भाग 3, सवाल 11। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? विकल्प है 1 समस्थानिक, 2 समभारिक, 3 समन्यूट्रॉनिक या 4 समावयवी। अगर हिंदी के शब्दों को तोड़े तो शायद जवाब मिल जाए। जी, हिंदी शब्दावली यहाँ बहुत सटीक है। सही उत्तर है विकल्प 2 समभारिक, जिसे अंग्रेजी में आइसोबार्स कहते हैं। सम का अर्थ है समान और भार का अर्थ है द्रव्यमान। तो जिन परमाणुओं का कुल भार या द्रव्यमान समान होता है लेकिन वो अलग तत्व होते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। हाँ, जैसे आर्गॉन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है और कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 है। दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 होती है। ये उदाहरण कॉन्सेप्ट को और पुख्ता कर देता है। अगला सवाल, 12 मैग्नीशियम आयन जिसे Mg2+ लिखा है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बता दूं कि Mg का परमाणु क्रमांक 12 है। विकल्प है 1 12, 2 14, 3 10 या 4 24। सही जवाब है विकल्प 3 10। इसे ऐसे समझना चाहिए, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, जिसका अर्थ है कि न्यूट्रल अवस्था में इसके पास 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसके ऊपर 2+ का चिन्ह लगा है। वहीं पर कैच है। 2+ का मतलब है कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं या किसी और को दे दिए हैं। तो प्रोटॉन तो 12 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 में से 2 कम हो गए, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 रह जाती है। बिल्कुल सही समझाया आपने। इलेक्ट्रॉनों का ये लेन देन ही तो रसायन विज्ञान का आधार है। सवाल नंबर 13 देखते हैं। सस्ती धातुओं पर सोने या चांदी की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकल्प 1 गैल्वेनीकरण, 2 विद्युत लेपन, 3 मिश्र धातु बनाना या 4 संचरण। सही उत्तर है विकल्प 2 विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग करके एक सस्ती या अधिक क्रियाशील धातु पर किसी महंगी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। जैसे बाजार में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है। हाँ, वो नकली गहने अक्सर तांबे या पीतल के होते हैं, जिन पर इसी तकनीक से सोने या चांदी का पानी चढ़ाया जाता है, ताकि वो आकर्षक दिखें और उन पर जंग न लगे। ये तो बाजार में रोज देखने को मिलता है। सवाल नंबर 14। तापमान बढ़ाने पर द्रव में ठोस पदार्थ की विलयता यानी सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प 1 बढ़ती है, 2 घटती है, 3 समान रहती है या 4 पहले घटती है फिर बढ़ती है। सही जवाब है विकल्प 1 बढ़ती है। जब हम किसी द्रव का तापमान बढ़ाते हैं तो उसके कणों की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों के तेज भागने से क्या होता है? कण तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे ठोस पदार्थ को घुलने के लिए ज्यादा जगह और ऊर्जा मिलती है। हलवाई का उदाहरण ले लीजिए। जब वो चाशनी बनाते हैं तो वो ठंडे पानी में चीनी नहीं घोलते, वो पानी को उबालते हैं ताकि ज्यादा चीनी घोल सकें। एकदम सही। चाशनी का ये उदाहरण बहुत ही व्यवहारिक है। 15वां सवाल एक मेडिकल रसायन के बारे में है। टिंचर आयोडीन के घोल में विलायक यानी सॉल्वेंट क्या होता है? विकल्प 1 पानी, 2 अल्कोहल, 3 ईथर या 4 मिट्टी का तेल। यहाँ विलायक और विलय का अंतर समझना जरूरी है। बिल्कुल, इसका सही उत्तर है विकल्प 2 अल्कोहल। किसी भी घोल में 2 चीजें होती हैं, एक विलय यानी सॉल्यूट जिसे घोला जाता है, दूसरा विलायक यानी सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है। टिंचर आयोडीन तो चोट लगने पर लगाते हैं ना? हाँ, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध एंटीसेप्टिक है। इसमें आयोडीन जो कि विलय है, उसे अल्कोहल और पानी के मिश्रण में घोला जाता है, जिसमें मुख्य विलायक अल्कोहल ही होता है। स्पष्ट है। अब भाग 3 का आखिरी सवाल नंबर 16। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है? विकल्प है 1 1.6 × 10 की घात -19 कूलूम, 2 6.25 × 10 की घात 18 कूलूम, 3 9.1 × 10 की घात -31 कूलूम या 4 1.6 × 10 की घात 19 कूलूम। सही जवाब है विकल्प 1 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। भौतिकी में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक स्थिरांक यानी फंडामेंटल कांस्टेंट है। कूलाम आवेश को नापने की इकाई है ना? जी हाँ,
ये संख्या हमें बताती है कि एक अकेले इलेक्ट्रॉन पर कितना सूक्ष्म नेगेटिव चार्ज होता है। 10 की घात -19 का मतलब है कि ये शून्य के बाद 18 शून्य और फिर 16 लिखने जितना छोटा नंबर है। ये नंबर तो विद्यार्थियों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये कई सूत्रों का आधार है। बिल्कुल याद रखना चाहिए। अब हम अपने सफर के अगले चरण भाग 4 में प्रवेश करते हैं, दैनिक जीवन का विज्ञान। 17वां सवाल, खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है? विकल्प है 1 सिट्रिक अम्ल, 2 लैक्टिक अम्ल, 3 एसिटिक अम्ल या 4 टार्टरिक अम्ल। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टोज नाम की शर्करा होती है। और उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, राइट? हाँ, जब दूध में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पनपते हैं तो वे इस लैक्टोज को फर्मेंटेशन के जरिए लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इसी अम्ल के कारण दूध जम जाता है और दही का स्वाद खट्टा हो जाता है। बैक्टीरिया की ये रसायन कला कमाल की है। सवाल 18, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? विकल्प 1 0, 2, 14, 3, 7 या 4, 5.5। सही जवाब है विकल्प 3 7। किसी भी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का पता पीएच स्केल से लगाया जाता है, जो 0 से 14 तक होता है। 7 से नीचे का मतलब है खारी या अम्लीय और 7 से ऊपर का मतलब कड़वाहट या क्षारीय। सही कहा। शुद्ध जल बिल्कुल बीचों बीच होता है, यानी वो पूरी तरह से न्यूट्रल होता है, इसलिए उसका पीएच ठीक 7 होता है। यानी पानी में संतुलन है। सवाल 19, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? विकल्प 1 भौतिक परिवर्तन, 2 रासायनिक परिवर्तन, 3 उत्क्रमणीय परिवर्तन या 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। विज्ञान में 2 मुख्य परिवर्तन होते हैं। भौतिक, जिसमें सिर्फ रूप बदलता है, जैसे बर्फ का पानी बनना, जिसे वापस बर्फ बनाया जा सके। एकदम ठीक। लेकिन जब कागज जलता है तो वो राख, कार्बन डाइऑक्साइड और धुएं में बदल जाता है। ये एक नया पदार्थ बन गया। हम राख से वापस कागज नहीं बना सकते। तो जहां नया पदार्थ बने और प्रक्रिया पलाटी ना जा सके, वो रासायनिक परिवर्तन है। जी, परिवर्तन का ये स्थायी स्वरूप इसे रासायनिक बनाता है। 20वां सवाल इसी से मिलता जुलता है। लोहे पर जंग लगने के लिए किन 2 चीजों की आवश्यकता होती है? विकल्प 1 हवा और धूल, 2 नाइट्रोजन और नमी, 3 हवा यानी ऑक्सीजन और नमी या 4 गर्मी और रोशनी। सही जवाब है विकल्प 3 हवा और नमी। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जब लोहा, ऑक्सीजन और पानी एक साथ मिलते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसे हम जंग कहते हैं। बिल्कुल। विद्यार्थियों ने ध्यान दिया होगा कि बारिश के मौसम में लोहे के दरवाजों पर सबसे ज्यादा जंग लगती है, क्योंकि उस वक्त हवा में नमी भरपूर होती है। यही कारण है कि लोहे पर पेंट किया जाता है, ताकि नमी और ऑक्सीजन का संपर्क कट जाए। 21वां सवाल देखते हैं। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? विकल्प 1 लोहा, 2 पारा, 3 सोना या 4 एल्यूमिनियम। सही उत्तर है विकल्प 2 पारा, जिसे मर्क्यूरी भी कहते हैं। धातुओं की सामान्य विशेषता ये होती है कि वे कठोर और ठोस होती हैं। लेकिन पारा इसका अपवाद है। हाँ, ये एक शानदार अपवाद है। ये एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य कमरे के तापमान पर तरल रहती है। डॉक्टर के थर्मोमीटर वाली धातु ना? जी डॉक्टर, जब पुराने थर्मामीटर से बुखार नापते हैं तो कांच की नली के अंदर जो चमकदार चांदी जैसा तरल ऊपर चढ़ता है, वो पारा ही होता है। धातुओं के इस अपवाद के बाद अधातुओं का एक अपवाद देखते हैं। 22वां सवाल, वो अधातु कौन सी है जो विद्युत की सुचालक होती है? विकल्प 1 सल्फर, 2 आयोडीन, 3 ग्रेफाइट या 4 कोयला। सही जवाब है विकल्प 3 ग्रेफाइट। जिस तरह पारा धातुओं में अपवाद है, उसी तरह ग्रेफाइट अधातुओं में अपवाद है। सामान्यतः तो अधातुओं में से करंट नहीं बहता ना? नहीं बहता, वो कुचालक होती हैं। लेकिन कार्बन का एक रूप ग्रेफाइट बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। पेंसिल की जो काली नोक होती है, क्या वो ग्रेफाइट है? हाँ, पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से ही बनी होती है। इसकी विशेष क्रिस्टल संरचना के कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बिजली को बहने देते हैं। यह बहुत ही रोचक जानकारी है। चलिए अब भाग 5 की ओर बढ़ते हैं, भौतिकी के नियम। सवाल 23, बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या है?
विकल्प 1 जूल, 2 न्यूटन, 3 पास्कल या 4 वॉट। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 न्यूटन। भौतिकी में हर राशि को नापने की एक अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई होती है। और बल के अध्ययन में तो सर आइजैक न्यूटन का योगदान बहुत बड़ा था। बिल्कुल, विशेषकर उनके गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। इसी कारण बल की इकाई का नाम उन्हीं के सम्मान में न्यूटन रखा गया। गति के नियमों के जनक के नाम पर 24वां सवाल, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विकल्प 1 चल, 2 त्वरण, 3 विस्थापन या 4 संवेग। सही जवाब है विकल्प 2 त्वरण यानी एक्सेलरेशन। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। जब चालक गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाता है तो रफ्तार बढ़ती है। हाँ, तो समय के साथ वेग में जो ये बदलाव आ रहा है, उसी बदलाव की दर को विज्ञान की भाषा में त्वरण कहा जाता है। एक्सेलरेटर से त्वरण का संबंध याद रखना आसान है। 25वां सवाल, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? विकल्प 1 ठोस, 2 द्रव, 3 गैस या 4 निर्वात। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 निर्वात यानी वैक्यूम। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा माध्यम के कणों की जरूरत होती है, चाहे वो हवा के कण हो, पानी के हों या किसी ठोस वस्तु के। एकदम सही। पर निर्वात का मतलब है एक ऐसी जगह जहां कोई भी पदार्थ या कण नहीं है, बिल्कुल शून्य। तो जब वहां कण ही नहीं है जो कंपन को आगे बढ़ा सकें, तो ध्वनि तरंगे आगे नहीं बढ़ सकती। इसी कारण अंतरिक्ष में पूरी तरह सन्नाटा होता है। 26वां सवाल प्रकाश से जुड़ा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इस गुण को क्या कहते हैं? विकल्प 1 परावर्तन, 2 अपवर्तन, 3 ऋजुरेखीय संचरण या 4 विक्षेपण। सही जवाब है विकल्प 3 ऋजुरेखीय संचरण, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ये एक भारी भरकम शब्द लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सीधा है। ऋजु का मतलब होता है सीधा, यानी प्रकाश की फितरत है कि वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जी, जब तक कि उसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए। रात के समय टॉर्च की रोशनी या लेजर लाइट को देखने पर साफ दिखता है कि प्रकाश बिल्कुल सीधा यात्रा कर रहा है। विज्ञान की शब्दावली में ही अर्थ छिपा होता है। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम भाग पर, भाग 6 जीव विज्ञान, हमारा शरीर और प्रकृति। 27वां सवाल, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? विकल्प 1 नभिक, 2 माइटोकॉन्ड्रिया, 3 राइबोसोम या 4 लाइसोसोम। सही उत्तर है विकल्प 2 माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा शरीर कई छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है और हर कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही वो ऊर्जा बनाता है। बिल्कुल, ये भोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके एटीपी के रूप में ऊर्जा पैदा करता है। जैसे किसी शहर को बिजली देने के लिए पावर प्लांट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा केंद्र है। ये कोशिका का अपना बिजली घर है। 28वां सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? विकल्प 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन या 4 हाइड्रोजन। इसका सही जवाब है विकल्प 3 ऑक्सीजन। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाओं में से एक है। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और जड़ों से पानी लेते हैं ना? हाँ, और इस प्रक्रिया के अंत में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जो हम सभी जीवों के सांस लेने के लिए आवश्यक है। पर्यावरण और हमारे जीवन का सीधा संबंध है। 29वां सवाल, भोजन में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प 1 स्कर्वी, 2 अनीमिया, 3 रतौंधी या 4 रिकेट्स। सही उत्तर है विकल्प 2 अनीमिया। हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है। और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन जरूरी है। एकदम सही। जब आहार में आयरन कम हो जाता है तो खून में हीमोग्लोबिन कम बनता है, जिससे कमजोरी और थकान लगती है। इसी को अनीमिया कहते हैं। इसलिए पालक और हरी सब्जियां खानी चाहिए। और दोस्तों, अब आज के हमारे मॉडल पेपर का अंतिम सवाल, 30वां सवाल, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? विकल्प 1 206, 2 303, 150 या 4 250। इसका सही जवाब है विकल्प 1 206। यह मानव कंकाल तंत्र का आधार है। एक दिलचस्प बात बताऊं? जरूर बताइए। इसमें जुड़कर एक बड़ी हड्डी बन जाती हैं। और वयस्क होने तक यह संख्या घटकर
206 रह जाती है। बिल्कुल सही। वाह, हमने सफलतापूर्वक पूरे 30 सवालों का गहराई से विश्लेषण कर लिया है। सभी विद्यार्थियों को इस धैर्य और एकाग्रता के लिए बहुत बहुत बधाई। जी, और अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो इस मॉडल पेपर को हल करने का उद्देश्य सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं था। विज्ञान को अपने आसपास महसूस करना भी था। सही कहा। जब हम इन सिद्धांतों को अपनी दुनिया में घटित होते देखते हैं, चाहे वो पानी का उबलना हो, लोहे पर जंग लगना हो या पौधों का ऑक्सीजन देना हो, तो विज्ञान एक विषय से बढ़कर हमारे जीवन का अनुभव बन जाता है। सभी विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा के लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जाने से पहले मैं सभी सुनने वालों के लिए एक वैचारिक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने प्रश्न 25 में चर्चा की थी कि ध्वनि निर्वात यानी अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि वहां कंपन आगे बढ़ाने के लिए कोई माध्यम नहीं है। हाँ, वहाँ वैक्यूम होता। तो जरा सोचिए दोस्तों, जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर जाते हैं या चांद पर कदम रखते हैं, वे आपस में या पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों से बातचीत कैसे करते होंगे? बहुत बेहतरीन सवाल है। जब उनके बोले हुए शब्द हवा में यात्रा ही नहीं कर सकते, तो वे कौन सी वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? क्या वो रेडियो तरंगे हैं? इस पर जरूर रिसर्च कीजिएगा। आज के इस ज्ञानवर्धक गहन अध्ययन सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए, विज्ञान के चमत्कारों पर सवाल उठाते रहिए। फिर मिलेंगे।